नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं आलोक पाठक सर। आलोक सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दरअसल आज एक बड़ी खबर सामने आई। कल से लोग इस खबर को अपने अपने तरीके से देख रहे हैं, लेकिन क्यों अंत में नरेंद्र मोदी को कांग्रेस की शरण में जाना पड़ता है? क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी से अब नरेंद्र मोदी की नींद उड़ी हुई है? और इस जोड़ी के बीच में केसी वेणुगोपाल और एक दो सपा के लोग अगर हट जाएं तो ये जोड़ी अटल आडवाणी वाली और ये जोड़ी मोदी शाह वाली बन सकती है। और अगर ये जोड़ी अखिलेश और राहुल की मोदी शाह की जोड़ी बनी तो मोदी शाह को 24 घंटे के अंदर इस्तीफा देना पड़ेगा। तेवर बहुत खतरनाक है। राहुल गांधी अंदर घुस रहे थे, किसी ने धर्मेंद्र प्रधान से यह सवाल नहीं किया कि आपसे इस्तीफा क्यों लिया गया। उनका स्वागत समारोह सम्मान चल रहा था। उसी समय अखिलेश यादव की एंट्री हुई तो अखिलेश यादव से पत्रकार पूछने लगे कि सदन में क्या होगा। उनका पहुंचने तो दो, तब कुछ बताएंगे कि नहीं नहीं कुछ बताइए। तो उन्होंने कहा जो छात्रों से वादा किया है और उन पर एफआईआर हो रही है, जब तक एफआईआर की कमी नहीं होगी तब तक सदन नहीं चलने दिया जाएगा। अब हमारा सवाल है कि आलोक सर, जब जब संकट में आती है भारतीय जनता पार्टी तो दो विकल्प हमारे सामने आए और मैं उन दोनों विकल्पों को आपसे समझने का प्रयास कर रहा हूं। 2014 में बेंगलुरु से लोकसभा उम्मीदवार रहे नंदन नीलेकणी को कल हाई पावर्ड कमेटी का चेयरमैन बना दिया, जो इन्फोसिस के चेयरमैन है। घोर कांग्रेसी है, आधार के संस्थापक हैं। और जब कल सदन नहीं, पिछले शुक्र को चल पा रहा था, जब संसद पर जंतर मंतर पर हंगामा था, तो लोकसभा अध्यक्ष ने किसे भेजा? जगदंबिका पाल को, जो पैदाइशी कांग्रेसी थे। तो जब जब संकट आता है तो कांग्रेसियों की शरण में नरेंद्र मोदी को क्यों जाना पड़ता है? भाजपा में कोई ऐसा चेहरा नहीं है, भाजपा में कोई ऐसा होशियार आदमी नहीं है। और यूनिवर्सिटी के बीसी वगैरह तो आपने सब घनघोर आरएसएस बना रखे हैं। वो चिट्ठी लिख देते हैं बच्चों को कि आप नहीं जाएंगे किसी धरना प्रदर्शन में। 75 साल के रिकॉर्ड में ये ऐसा पहली बार हुआ है। तो क्या कहेंगे आप इस पर? आपकी पहली प्रतिक्रियाएं क्या हैं इन सब चीजों पर? फिर हम बात करेंगे। एक बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव ने एक पोस्ट लिखा लंबा सा कि ऐसे नहीं चलेगा, चुनकर तो सरकार जा सकती है, लेकिन चुनी हुई सरकार जनता के बीच भरोसा भी कायम रखना होता है। आलोक सर, देखिए, पहले तो एक बयान का मैं जिक्र करूंगा जो कि लखनऊ में दिया गया है। योगी तो योगी के सलाहकार भी अब मोदी का विरोध कर रहे हैं। तो ये भयंकर विद्रोह हो रहा है। हाँ, और ये नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए, अमित शाह को सोचना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी इंस्टाग्राम पर रील बना रहे हैं और 3 रील डाल चुके हैं, और योगी आदित्यनाथ के सलाहकार कह रहे हैं अवनीश अवस्थी जी कि सोशल मीडिया से युवा दूर रहें। गजब की लड़ाई चल रही है दिल्ली और लखनऊ के बीच में भाई साहब। अब तो सलाहकार महोदय भी कूद गए हैं। भैया, सीजेपी तो अभी धरना को आ रही है रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी में। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे बिल्कुल, कह नहीं दिया उसने। कब कहा? आज उसने कह दिया कि कोई भी यूनिवर्सिटी उसने आपने नहीं बनाई है, और अगर एक भी यूनिवर्सिटी की ईंट छुई तो सीजेपी बैठ जाएगी यूनिवर्सिटी के बाहर जाके। ये कब का बयान है भाई साहब? आज का। जौहर यूनिवर्सिटी बड़ी खबर तो ये है सर। अरे वो कहाँ गया, वो विग वाले पत्रकार? विग वाले पत्रकार कहाँ हो भाई? तुम तो चैलेंज कर रहे थे, तुमको विग वाले पत्रकार, तुम तो चैलेंज कर रहे थे भैया। प्रयागराज विश्वविद्यालय के छात्रों ने भीड़ निकाली, कल लखनऊ में छात्रों ने जश्न मनाया। अब तो सीजेपी जा रही है जौहर यूनिवर्सिटी। क्या करेंगे बिग वाले पत्रकार? पेमेंट बढ़ाओ भाई, पेमेंट। बड़ा समस्या है शिव कुमार जी, समझे में नहीं आ रहा है। एक तरफ मोदी जी छात्रों से सीधा संवाद कर रहे हैं, फ्रेंड्स करके बात कर रहे हैं। नंदन नीलेकणी के पास जा रहे हैं जिसने आधार यूनिक आइडेंटिफिकेशन
नंबर जो है डिस्प्ले एंटिटी का कॉन्सेप्ट बनाया, जिस आधार की टेक्निक का इस्तेमाल कर कर उसको बैंक खातों से जोड़ा नरेंद्र मोदी जी ने। मोदी जी की खासियत क्या है कि जो कांग्रेस की नीतियों का विरोध करते हैं फिर उसी पे काम करते यही मैं कह रहा था, आपने कह दी। हैं। और हमारे योगी जी तो और भी अच्छे हैं, वो सिर्फ नाम बदलना जानते हैं, काम करे चाहे न करे नाम बदलना जानते हैं, और फीता काटना। फीता काट। तो समझ तो में नहीं आपको आ याद रहा होगा साहब। कि कानपुर में मेट्रो का उद्घाटन हुआ, तब आपने कुछ लिखा था, अरे कुछ अभी कोई हमसे बता रहा था कि योगी जी कल कह रहे थे कि सोशल मीडिया की ताकत को समझना होगा। अरे वीडियो है 2 मिनट का भैया, 2 मिनट का वीडियो है। तो जरा उसको चलाइए ना। और ये अवस्थी जी क्या कह रहे हैं कि छात्र करियर बनाना, सोशल मीडिया से दूर रहें। समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। अब आप समझिए, विपक्ष पूछ रहा है, अमित शाह जी से सवाल पूछ रहा है विपक्ष कि भैया छात्रों पे लाठीचार्ज और पैलेट गन और ये सब किसने चलवाई है। चलिए पहले योगी जी का वीडियो सुन लीजिए, तब फिर आगे बात करेंगे। बड़ा कंफ्यूजन है साहब। प्लेटफॉर्म आज की आवश्यकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज की आवश्यकता है। अरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की आवश्यकता है। अरे हम बदलती हुई दुनिया में इससे पीछे नहीं रह सकते, इससे मुंह नहीं मोड़ सकते, लेकिन इसको अपने लिए कल्याणकारी कैसे बना सकें, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए कैसे हम इसको उपयोगी बना सकें। और मुझे लगता है कि आपके पास तो पर्याप्त समय है। अच्छे कंटेंट डालिए, अच्छे उद्धरण के माध्यम से लोगों को प्रभावित करिए, छात्रों को मोटिवेट करिए, उन्हें इस प्लेटफॉर्म के बारे में तथ्यों से अवगत कराइए कि सच क्या है, झूठ क्या है। सत्य के नजदीक लाने का प्रयास करिए। जो अनाम हैं, गुमनाम लोग हैं, गुमनाम प्लेटफॉर्म है, फेक अकाउंट है, उनके बारे में बताएं उनको कि भाई ये गुमराह करने वाले तथ्यों से हमें दूरी बनानी होगी। न्यूनतम समय हम उस पे अपना खर्च करें, ज्यादा समय न दें उसमें, और सही तथ्यों की जानकारी उसको लेनी है तो उसके लिए उसको फिर से पढ़ने पढ़ाने की आदत को पुख्ता करना पड़ेगा। लाइब्रेरी में जाने का आदत डालनी पड़ेगी। पाठ्यक्रम के अलावा रेफरेंस बुक्स को भी देखें, कुछ रोचक धर्म ग्रंथों की तरफ भी वह उन्मुख हों, देखें उसको भी। उसके बहुत सारे उद्धरण उसके लिए उपयोगी हो सकते हैं। अगर हम बताएंगे, देश का बड़ा कल्याण होगा, देश सही दिशा में आगे बढ़ेगा, देश आपका गुणगान करेगा। जी आलोक सर। अरे सर बात समझिए, बड़ा कंफ्यूजन है, बड़ा कंफ्यूजन है साहब। इनके सलाहकार महोदय इन्हीं की उल्टी भाषा बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि छात्रों को कैरियर बनाना है तो सोशल मीडिया से दूर रखें। समझ में नहीं आ रहा सर चल क्या रहा है। और आप जो बार बार कह रहे हैं, देखिए जो पढ़ा लिखा होगा उसके पास तो आपको जाना ही होगा। नहीं तो कांग्रेसियों ही के पास क्यों जाते हैं? मेरा आपसे सवाल ऐसा है कि कांग्रेस में मंत्रियों पे आरोप लगा भ्रष्टाचार का, कांग्रेस ने मंत्रियों से इस्तीफा लिया। महिला मंत्री कनिमोझी तक को जेल में भेजा, जो कि उनके एक बहुत बड़े, कांग्रेस के पास तो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी 2009 में, डीएमके उनका सहयोगी था, उसको जेल भेजा। कई अधिकारियों को जेल भेजा। यहां तो भ्रष्टाचार के कितने बड़े आरोप लग जाएं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब नितिन गडकरी जी का ताजा बयान सुना आपने कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का फैसला मेरा नहीं था, मैं उस फैसले में कहीं इन्वॉल्व नहीं था, उसके लिए पेट्रोलियम मंत्रालय जिम्मेदार है। आज जो लोग डीप फेक वीडियो बना रहे हैं उनके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा।
एक इथेनॉल जनता पार्टी खड़ी हो गई है सोशल मीडिया पे। बताया जा रहा है भाजपा के प्रीस जो प्रवक्ता कम राज्यसभा सांसद किसी चैनल के वो एंकर भी हैं शायद, वो ये दावा कर रहे हैं कि ये जो इथेनॉल जनता पार्टी का अकाउंट बना है ये दरअसल मलेशिया से ऑपरेट होता है। इस हैंडल का नाम पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया है। तो देखिए घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदल रहा है। सर एक आरक्षण हटाओ, एक आरक्षण बचाओ और आ गई नई पार्टी। तो देखिए समाज में आपने किया क्या, ये सब क्यों हो रहा है, समझना पड़ेगा आपको। आरक्षण हटाओ की बात क्यों हो रही है? फिर मैं पूछना चाहता हूं युवाओं से कि भैया 10% ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन तो तुमको भी मिल रहा है, तो तुम आरक्षण हटाओ आंदोलन की बात क्यों कर रहे हो? और आरक्षण बताओ आंदोलन भी यही सब इसलिए हो रहा है कि सरकार युवाओं को ना अच्छी शिक्षा दे पा रही है, ना नौकरियां दे पा रही है, ना उद्योग धंधे लगवा पा रही है। जिस सरकार को 152 परीक्षा पेपर लीक होने के बाद एक शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दिलवाना पड़ा, अगर आपने ये काम पहले ही कर दिया होता तो आज ये नौबत ही ना आती। भाई नंदन नीलेकनी को की याद आपको तब आई और ये सब नए नए, इन सबसे बड़ी बात है जिस कमेटी का आपने इनको चेयरमैन बनाया है, जब ये सुझाव देंगे उन सुझावों को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि पेपर लीक में लोग पकड़ तो लिए जाते हैं, खबर आ जाती है, फिर सबूत जांच एजेंसियां सबूत इकट्ठा नहीं कर पाती, उनको जमानत मिल जाती है। मीडिया तो ये नहीं बताता ना। पेपर लीक से जुड़े 2 विधायकों के ऊपर मुकदमा चल रहा है उत्तर प्रदेश में। वो मुकदमे पिछले 20 साल से चल रहे हैं, उसमें क्या प्रगति हुई कुछ पता नहीं चल रहा है। और दोनों भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों से विधायक हैं। वो अक्सर योगी जी के साथ चाय पीते नजर आते हैं, फोटो में आप देखिएगा। तो आप कर क्या रहे? मुद्दे से ध्यान मत भटकाइए कि आप बहुत बड़े नेता हैं, देश के लिए आप बहुत कुछ करने को तैयार रहते हैं। आपने राष्ट्र हित में नंदन नीलेकनी को बुलाया, उनसे सहयोग मांगा। अरे भाई नरेंद्र मोदी जी सत्ता संकट के समय पूरा विपक्ष देश के साथ खड़ा होता है। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी पूरे देश के साथ विपक्ष खड़ा था। और पेपर लीक एक बहुत बड़ी समस्या है। ये ऐसा तो नहीं कि सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में पेपर लीक हो रहा है, पंजाब में भी लीक हो रहा है। अब तो गिने चुने राज्य हैं जहां पर विपक्ष की सरकार है, 6-7 राज्य हैं। तो ईमानदारी से इस पे काम करिए। और विपक्ष से भी अनुरोध है कि भैया इस बिल को लोकसभा में प्रस्तुत हो जाने दीजिए। सुबह से लेकर अब तक 3 बार लोकसभा स्थगित हो चुकी है, 5 बजे का टाइम दिया गया है। क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन विपक्ष को भी अब इस मुद्दे पे सीरियस होना चाहिए। जो उसके पास उचित सलाह है उसको सरकार को मानना चाहिए। ये अच्छा लगा कि आपने नंदन नीलेकनी को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया है, होना भी चाहिए। इसके पहले भी आपने बड़ा दिल दिखाया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब भारत का पक्ष रखने के लिए तमाम सांसद गए थे, उसमें विपक्ष के भी सांसद गए थे, कांग्रेस के भी गए थे। मैं इस कदम का स्वागत करता हूं, क्योंकि विपक्ष के सच तो यह है कि विपक्ष से भी जो सांसद चुने गए हैं वो भी देश की जनता का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सबकी बात होनी चाहिए, नौटंकी नहीं होनी चाहिए। अब धर्मेंद्र प्रधान का जिस तरह से आज स्वागत किया गया, भाई वो तो सवाल उठाता है। जिस आदमी के पेपर लीक न हुआ होता नीट का, तो कई बच्चों ने अपनी जान नहीं दी होती। अब सवाल ये हो रहा है कि
छात्रों के ऊपर मुकदमे क्यों किए जा रहे हैं, इसका बताइए ना। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट एसआईटी फिक्स कर रहा है राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में। अब उसने आदेश दे दिया कि इसमें एक क्वालिफाइड सीए भी मेंबर बनाइए। आज तो किसी ने जिक्र किया, सही या गलत, कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी छात्रों पे लाठीचार्ज पर कठोर टिप्पणी की है। सही या गलत मुझे पता नहीं, मैंने एक हल्की सी झलक देखी थी ट्विटर पे। मुद्दा ये नहीं है कि आपने जगदम्बिका पाल से बात की, आपने कांग्रेस के लोगों से बात की, और आपने पर्दे के पीछे से केजरीवाल से आपने क्या डील की, ये आपको करना चाहिए। विपक्ष से बातचीत करके अगर किसी आंदोलन, छात्रों के आंदोलन को खत्म कराया गया है आंदोलनकारियों की बात मानकर, तो इसके लिए मैं मोदी जी को बधाई देता हूं। लेकिन मुद्दे वही हैं कि आखिर विपक्ष से भी सवाल है कि भाई पेपर लीक का, अब आप लोग की एक बड़ी मांग तो धर्मेंद्र प्रधान वाली स्वीकार हो गई, इस्तीफा हो गया। तो अब पेपर लीक के मुद्दे पे जो कानून आ रहा है उसको लोकसभा में प्रस्तुत होने दीजिए, उस पे जो कमी है उस पे आप बहस कीजिए, पूरा देश देखेगा, लाइव टेलीकास्ट होता है। अभी सुप्रीम कोर्ट की तरह आदेश नहीं आया है कि लोकसभा की बहस के वीडियो काट के आप नहीं चला सकते हैं, शेयर करेंगे तो लोकसभा से वैसे हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग एक ऐसे समय में जी रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय, चीफ जस्टिस के बारे में कुछ भी कहूं वो कम है भाई साहब। सर एक और पोस्ट आई है बीजेपी के बड़े नेता की। हाँ, बीजेपी में बरसों, वो आपकी स्क्रीन पर है इस समय, पी मुरलीधर राव हैं। हाँ, किताब लिखे थे, ईवीएम रिगिंग पे किताब लिखा करते थे ये। हाँ, तो अब इनसे इनकी ये जरा पोस्ट जरूर बता दें, इस पोस्ट के बारे में जरूर बता दें। अब इस पोस्ट, इतनी लंबी चौड़ी पोस्ट है के बारे में क्या बताऊं। जब बीजेपी हार गई तो ये कह रहे थे ईवीएम में रिगिंग हो सकती है। ये साहब कोशिश ये कर रहे हैं कि मोदी जी इनके ऊपर कुछ अच्छी पोस्ट दे दें, इनको मंत्री बना दे। लिख रहे हैं शासन बहुमत के जनादेश से निकल सकता है, लेकिन यह शासितों की सहमति से ही टिका रहता है। अच्छे शासन के दिलों में लोगों का भरोसा होता है। धर्मराज युधिष्ठिर के रथ की तरह, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह सत्य और धर्म के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के कारण जमीन से ऊपर चलता था। शासन को हमेशा ईमानदारी पर टिका रहना चाहिए। प्राण जाए पर वचन ना जाए, श्री राम द्वारा दिखाया गया आदर्श हर पब्लिक लीडर को याद दिलाता है कि अपनी बात रखना ही पब्लिक भरोसे की नींव है। भारत में शासन की जिम्मेदारी समझने वाले लीडर के लिए ताबीज गाइडिंग पोस्ट बना रहना चाहिए। किसके लिए लिखा है इन्होंने, मैं समझ नहीं पाया। ये किसको दे रहे हैं? शिव कुमार जी कहना क्या चाह रहा है कवि इस माध्यम से? ये कहे किससे रहे, हम ये जानना चाहते हैं। नहीं, किसको संदेश दे रहे हैं? युधिष्ठिर का धर्मराज रथ ईमानदारी से चलता था, इसका प्राण जाए पर वचन न जाए। नहीं, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में किसी ने कहा था कि बाबरी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा। वो कौन सी पार्टी के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वायदा किया था? वो कौन से नेता थे जिन्होंने कहा था? अभी सर्वोच्च अदालत ने एक कमेंट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में श्री राम मंदिर चरावा चोरी का मामला सुना गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा एसआईटी अपना काम करे, अभी हमारा ध्यान अच्छी जांच पर है, बाकी विषयों पर बाद में विचार होगा। सीए और फॉरेंसिक ऑडिटर एसआईटी में शामिल किए जाएं। सर नई बात कहा, वो 3 से नहीं काम चलेगा, सीए और फॉरेंसिक ऑडिटर एसआईटी में शामिल किए जाएं। इसके लिए एक पत्रकार है विवेक त्रिपाठी, जिनसे कि योगी जी अकेले में बात करते हैं, और 2 सप्ताह बाद फिर होगी सर सुनवाई। हाँ सर, अब समझ लीजिए कौन किसकी मदद कर रहा है, जनता समझ जाए। विवेक त्रिपाठी जी ने तो ये कहा कि हमें बता दिया योगी जी ने किस किस की नाम रहेंगे। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सीए और ऑडिटर लगाइए। बात भी सही है सर। विवेक त्रिपाठी जी बता देंगे कि योगी जी ने उनसे किसको कहा रखने के लिए। कौन सीए रहेगा, हाँ, कौन ऑडिटर रहेगा। हाँ,
सर एक क्या बोलूं, सुप्रीम कोर्ट पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, बस सूर्यकांत जी को रखना चाहिए याद, बस कि काम ऐसा कीजिए कि जाने के बाद भी लोग आपकी तारीफ करें। क्या बात, क्या बात, जाने के बाद भी लोग आपकी तारीफ करें। कब चलिए सर, रिटायरमेंट है, कब रिटायरमेंट है उनका? रिटायरमेंट में तो अभी टाइम है, उनको लंबा कार्यकाल रहेगा उनका। मेरे हिसाब से 2 ही 4 महीने बचे हुए हैं। चलो तब तक बहुत कुछ कर देंगे। तो मैं ये अनुरोध करूंगा, ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर का मामला है, इसमें जांच में भी मर्यादा का पालन होना चाहिए, क्योंकि इस देश की सर्वोच्च अदालत में मामला चल रहा है। प्रभु श्री राम भी ऊपर से देख रहे होंगे कि कौन किसके साथ है, और जनता जनार्दन भी देख रही है। जिस मुद्दे पर हर रोज सुनवाई होनी चाहिए, उस पर तारीख पे तारीख क्यों दी जा रही है? और पिछले 15 दिन से सिर्फ ये पहले दिन ही इसके निर्देश दिया जा सकता था कि एसआईटी में क्या क्या चाहिए। अब आप समय दे रहे हैं यूपी सरकार को, पुरानी एसआईटी ने नई एसआईटी बनाई है, उसके बाद अगली तारीख को आप कह रहे हैं कि इसमें ये शामिल कीजिए, और अगली तारीख अब 15 दिन बाद है। तो क्या जैसे विवादित जमीन का मालिक कौन है, इसका मुकदमा कितने साल चला, हमको लगता है सुप्रीम कोर्ट में 10 साल चला था। 2009 में प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था जी। तो क्या चढ़ावा चोरी का जो जांच का मामला है, तो क्या 2-3 साल तक में आएगा क्या फैसला इस पे? खैर हमको क्या है, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए आप। सीताराम, जब तक जिंदा है तब तक सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि हजूर माई बाप को बुरा लग सकता है। चलिए सर, अब इस खबर को कल को ये भी कह सकते हैं कि ये लोग हमारी टिप्पणियों पर टिप्पणी न किया करें, कोई भरोसा नहीं। चलिए सर, इस खबर को अब यहीं विराम देते हैं, दर्शकों के ऊपर छोड़ते हैं कि बीजेपी में ये जो सब कुछ हो रहा है, इससे अब अंदर कलह भी शुरू हो चुकी है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।